ब्रेन स्ट्रोक गंभीर बीमारियों में से एक है जिसमें दिमाग में खून जमने से शरीर की मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती है। इस बीमारी में सर में बहुत तेज दर्द होता है। वहीं समस्या गंभीर होने पर बोली में लड़खड़ाहट के साथ साथ एक तरफ के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए विशेषकर सर दर्द को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। यह बीमारी कितनी खतरनाक है, आइए जानते हैं इसके लक्षण और अन्य बातें आईवी के न्यूरो इंटरवेंशनल एंड एंडोवास्कुलर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर सग्गर से। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई एम डॉक्टर विनीत सग्गर, कंसल्टेंट न्यूरोस्पाइनल सर्जरी, हेड इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी, आईवी हॉस्पिटल मोहाली। आज मैं आप लोगों से एक खास बीमारी के बारे में ब्रेन की बात करूंगा, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जिस तरह हार्ट अटैक होता है उसी तरह ब्रेन अटैक भी होता है। इसके अंदर पेशेंट को ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है। इसके अंदर पेशेंट को लकवा आ सकता है, मरीज बेहोश हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। अब ब्रेन अटैक जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसके अंदर जो ब्रेन की नसें होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, उसमें क्लॉट आ जाता है। दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। तो ये जो आज का हम केस डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक का है, हेमोरेजिक स्ट्रोक का, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग जो है काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है। एक खास कारण ब्लीडिंग का जो ब्रेन स्ट्रोक में है वो है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एक गुब्बारे की तरह फुलावट होते हैं जो ब्रेन की नसों के ऊपर बन जाते हैं, और अगर ये फट जाएं या इनको ट्रीट ना किया जाए तो जानलेवा भी हो सकते हैं। बहुत सालों तक इसका इलाज ओपन सर्जरी के थ्रू ही पॉसिबल था। हम ब्रेन को खोलते थे, ब्रेन की नसों को आइडेंटिफाई करते थे माइक्रोस्कोप के अंदर और उसके ऊपर एक क्लिप लगाया जाता था। परंतु पिछले कुछ सालों से एक नई टेक्निक जिसको हम एंडोवास्कुलर न्यूरो सर्जरी कहते हैं, इसमें बिना ऑपरेशन के इन गुब्बारों को ट्रीट करना संभव हो पाया है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हार्ट की एंजियोग्राफी कैथ लैब में की जाती है, उसी तरह से ब्रेन की एंजियोग्राफी भी कैथ लैब में की जाती है और ग्रॉइन में पंचर करके कॉइल्स के द्वारा इस एन्यूरिज्म को भर दिया जाता है और उसको फटने से रोका जा सकता है। इसी तरह का एक मरीज हमने रिसेंटली ट्रीट किया है, जो हमने स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, जो कि एक एडवांस्ड एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी प्रोसीजर है, उसके द्वारा ट्रीट किया है। इसमें बिना ऑपरेशन के पेशेंट के ब्रेन में जो एन्यूरिज्म था उसको ट्रीट किया गया, उसके अंदर कॉइल्स भरी गई और विद इन 3-4 डेज उस पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया गया विदाउट सर्जरी। स्टेंट बेसिकली कॉइलिंग में क्या होता है, जो एन्यूरिज्म यानी कि गुब्बारा जो बना होता है ब्रेन की नसों के अंदर, उसके अंदर कुछ कॉइल्स भर दी जाती हैं। आज से पहले कुछ वर्षों तक सिर्फ कॉइल्स जो है उनके द्वारा ही इलाज होता था। तो जो गुब्बारे जिनका मुंह बड़ा होता था, जिसमें से कि कॉइल्स बाहर निकलने का खतरा रहता था, उनका ट्रीटमेंट इस टेक्निक द्वारा थोड़ा मुश्किल था। परंतु अब कुछ इंट्राक्रेनियल स्टेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग से हम इन बड़े मुंह वाले एन्यूरिज्म्स का भी इलाज कर सकते हैं और पेशेंट जो है सर्जरी से बच सकता है और उसका जो रिकवरी पीरियड है वो शॉर्टन हो जाता है और पेशेंट जल्दी घर वापस भेजा जा सकता है। धन्यवाद। अच्छा सर, इसमें खास है जरूर नहीं, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जी। अगर ये फटता नहीं है तो उस समय से पहले तक सिर्फ ये सिर दर्द का कारण बनता है, तो मैं ये कहूँगा कि सिर दर्द को लाइटली ना लें। जो सिर दर्द आपका परसिस्ट करता है रिपीटेड मेडिकेशंस के बाद, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं। दूसरे इसके सिम्टम्स, अगर ये रप्चर कर जाए तो मरीज को दौरा आ सकता है, एक साइड पे लकवा हो सकता है, मरीज बेहोश या कोमा में भी जा सकता है। तो अगर किसी का सर दर्द जो है ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको एटलीस्ट एक सीटी स्कैन ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि इस चीज़ का जो है रिस्क असेसमेंट हो सके कि क्या उसमें कोई ये प्रॉब्लम है कि नहीं है और उसका आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक के कितने मामले जो है बढ़ रहे हैं, कुछ परसेंटेज कि इस समय मतलब आने वाले टाइम में जो अब है कितने बढ़ रहे हैं केसेस ब्रेन स्ट्रोक के? डेफिनेटली ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ भी रहे हैं और हम आइडेंटिफाई भी जल्दी कर पा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते थे, दूर दराज में रहते थे, वो पहुंच ही नहीं पाते थे, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन कम हो पाता था उनका कि जी अगर सपोज 10 केस हुए और उनमें से 5 पहुंचे नहीं, तो आप तो 5 ही कहोगे ना जी, ये 5 हो रहे हैं 100 में से। लेकिन अब एक तो ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया, लोगों में अवेयरनेस बेटर है, तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम इन अ बेटर वे। तो एक तो ये है। दूसरा, डेफिनेटली एज द लाइफ स्पैन इज इंक्रीजिंग, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज जो हैं
वो बढ़ने लगी हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक, तो वो भी साइमल्टेनियसली बढ़ने लगा है। तो उसके पैरेलल में हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम इनको ट्रीट भी अच्छे से कर सकें। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया पहले ओपन सर्जरी के जी लिए ऐसा किया जाता था जी, अब इसमें जो एक तो टाइम कितना लगता है, और अगर हम खतरे की बात करें जी डेंजर कितना रहता है कि अभी जैसे आप माइक्रोस्कोप के जरिए कर रहे हो जी, तो कितना समय लगता है उसके लिए, और खतरा कितना है? डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन जो है वो शॉर्टन हो गया है। बहुत सारे कॉइलिंग के केसेस हम 1-1.5-2 घंटे में भी ख़त्म कर पा रहे हैं, जो कि सर्जरी के दौरान हमें 5-6 घंटा लग जाता था। बट येस, खतरा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी एडवांस हो चुकी है। अगर जैसे ये पेशेंट होश कंडीशन में आया था जिसके बारे में हमने आपको बताया, ये होश में आई थी, तो इसको डिस्चार्ज भी होश में कर दिया गया विदिन 2-3 डेज, राइट। यही अगर मरीज बेहोश के होकर के आता है तो उसको अपार्ट फ्रॉम इस बीमारी के अलावा उसके जो ब्लीडिंग हुआ उसका भी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो स्टे आता है 10, 15, 20 दिन का या 25 दिन का, वो जो ब्लीडिंग हो चुकी होती है उसको सुखाने के लिए और उसके साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।